तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, और उसके बाद निकाला था आपने सहखंड और उस सारणिक का, शायद आपने सहखंड और साथ में उप सारणिक निकालना सीखा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का सहखंड निकालना कि आव्यूह का सहखंड वास्तव में क्या होता है। आप लोगों को कुछ समय बाद यहाँ आई का बटन मिलेगा, वहाँ पर आप पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले चीज़ आप ये समझिए कि आव्यूह का सहखंड क्या होता है। किसी भी आव्यूह का जो सहखंडज होता है, इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए यानी एडीजी ऑफ ए ऐसे इसको लिखते हैं, एडीजी ए बोलते हैं। और उस आव्यूह का सहखंडज कैसे निकालेंगे? वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, मतलब कि एक आव्यूह है जो वर्ग आव्यूह है। इस आव्यूह में जो ए वाला नाम का अवयव है, उन सभी अवयवों का अगर हम सहखंडज निकालते हैं, यानी उस पूरे आव्यूह की सहखंडज निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उन सब का आपको सहखंड निकालना है। और सहखंड निकालने के बाद जो जिस स्थान पर या जिसका आप निकाले हैं उसको वहीं स्थापित करके बाद में उसको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ, अच्छी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूहों का सहखंड निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चीज़ क्या करना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह है जिसमें 2, 4, 6, 8 नाम के अवयव हैं। अब हमें इस ए वाले आव्यूह का ए डी जे ऑफ ए निकालना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है ए डी जे ऑफ ए। ठीक है, इसको वास्तव में ए डी जे ऑफ लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ए डी जे ऑफ ए। हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, इस 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों का हम लोग क्या निकालेंगे? सहखंड। आपको पता होगा सहखंड को ए से प्रदर्शित करते थे, है ना। तो यहाँ पर ए डी जे ऑफ ए निकालने से पहले हम लोग इस सभी अवयवों का क्या निकालेंगे? सहखंड। और सहखंड कैसे निकालते थे आपको पता होगा? चिन्हों के साथ उसको -1 की पावर 1 + 1 या -1 की पावर पंक्ति और स्तंभों को जोड़ करके साथ में उप सारणिक का उसमें मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिएगा ध्यान से, ए आव्यूह में 2 का सबसे पहले सहखंड निकालता है। तो यहाँ लिखा आव्यूह ए का सहखंड। ध्यान रखिएगा कि ये सहखंड है, सहखंड नहीं है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें सहखंड लिखा है और ड के आगे ज जोड़ दिया है, इसलिए सहखंड पढ़ा जाता है। इसका प्रतीक ए होता है और इसका प्रतीक ए डी जे ए होता है। ठीक है, तो सहखंड निकालते हैं 2 का। 2 की पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो हमें 8 मिलता है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं? इन सभी अवयवों के चिन्हों को -1 की पावर, जैसे ये किस पंक्ति स्तंभ में है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो यहाँ लिखते हैं 1 + 1, आपको याद होगा, इनटू इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर जो अवयव मिलता है उसको यहाँ लिखते हैं 8। अब इसका आप हल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर 1 + 1 क्या देगा हमें? 2। 2 का मतलब किसी भी संख्या की माइनस वाली संख्या की घात सम संख्या है, तो ये पूरी तरह से धनात्मक मान देगा। मतलब कि प्लस में 1 आएगा और +1 में 8 का गुणा 8 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक, ऐसे ही तो हमें लिखना क्या होगा इसको मैं दिखाता हूँ। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये समझ गए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे इसका। वास्तव में हम निकालेंगे ऐसे A11। ठीक है, A11 ही निकालते हैं ना। तो आप समझ गए हैं कि A11 कैसे निकालते हैं। जो A11 निकालते हैं उसको -1 की पावर 1 + 1 लिखते हैं और इनटू करके उसी का हम लोग उप सारणिक लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो A11 बराबर यहाँ आया
8 आएगा। आप हल करके दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 4 का हमें सखंड चाहिए, तो 4 का सखंड का मतलब 4 जो है वो पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ में है, तो लिखेंगे A12 बराबर होता है -1 की पावर 1 + 2 इंटू इसी 4 का उपसारणिक, तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6, यहाँ लिख देंगे 6। और ये हल करने पर आएगा 2 1 3, यानी कि माइनस की पावर विषम संख्या आती है तब वो माइनस में देगा, और गुणे 6 बराबर -6। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं A12 बराबर -6। दूसरी चीज़ 6 का नाम है A21। अब A21 निकालने के लिए फार्मूला देखिए क्या बनता है। A21 बराबर -1 की पावर चढ़ाइए 1 + 2 + 1 इंटू इस 21 से संबंधित जो अवयव है उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ, यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको हल करेंगे तो ये भी मिलेगा -4 ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A21 बराबर -4। दूसरी चीज़ A22 बराबर मतलब कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से संबंधित अवयव का सखंड, तो वो 8 है। अब 8 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2, यानी कि इस 8 का उपसारणिक 2 है। ठीक है, तो 8 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इसको निकालता हूँ। A22 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू इससे संबंधित अवयव की पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, तो यहाँ लिखते हैं 2। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये पूरी तरह से धनात्मक मान देगा, तो धनात्मक 1 गुणे 2 बराबर +2। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 2। अब क्या करना है, जिस अवयव का आपने सखंड निकाला उनको वैसे ही उसी स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। ठीक है, ये समझ गए हैं, तो इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से A11 मतलब यहाँ लिखेंगे A11 का मान है 8, तो उसको 2 के स्थान पर। A21 का मान है -4, तो ये 21 वाला अवयव है तो इसके स्थान पर लिखेंगे -4। अब आप समझिएगा, हम निकाल रहे हैं A DJ ऑफ A बराबर क्या बना, देखिए ऐसे छापते हैं। 1 से तो -8 है, यहाँ लिख दिया 8 -4, ये -4 नहीं, ये -6 और 21 का मतलब -4 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा और 1 स्तंभ, और 2 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ आता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको लिखा 2 यहाँ पर। ये हमें अब इसका अब क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना जानते ही हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, या पहले स्तंभ को पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दो। ठीक है, तो यहाँ लिखा 8 और -6 कहाँ लिखेंगे, पहले वाले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर आता है ए जॉइंट ऑफ ए बराबर इतना, यानी ए वाले आव्यूह का सखंडज इतना होगा। ठीक है, इसमें एक खासियत आप लोग देख रहे हैं, वो खासियत क्या है देखिए ध्यान से। वो खासियत ये है कि जब भी 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सखंड निकालना है तो बिना सखंड निकाले भी ज्ञात किया जा सकता है। इस आव्यूह ए में और इसी के सखंडज के मान में कुछ अंतर देखिए क्या है। यहाँ पर देख रहे जो विकर्ण वाला अवयव है 2 8, यही दोनों क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है ना, चिन्ह नहीं बदला है, इंटरचेंज हुआ है। लेकिन इस विकर्ण में जो कि ऐसे आ रहा है 4 और 6, इनको बिना बदले ही केवल माइनस चिन्ह यहाँ लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक नियम निकलता है कि किसी भी 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का हमें अगर सखंड निकालना है तो क्या कीजिए, जो ये विकर्ण वाले हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, और इस तरह के विकर्ण के जो अवयव हैं उनको बिना इंटरचेंजिंग किए उनके चिन्ह बदल दीजिए। अगर ये माइनस है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर प्लस, अगर ये प्लस है तो इसको लिख देंगे माइनस, लेकिन ये दोनों प्लस है तो दोनों को लिखेंगे यहाँ पर माइनस। और साथ में इस विकर्ण के अवयवों को आपस में बिना चिन्ह बदले इंटरचेंजिंग कर देंगे, अदला बदली, 8 को यहाँ पर 2 को यहाँ पर, तो यही ऐसे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ये लॉजिक है। इसको आप किसी भी आव्यूह को लेकर के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही परिणाम मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक आव्यूह है 3, 6, -3 और यहाँ 9, हमें इस आव्यूह का निकालना है सखंड। तो सिंपल सी बात है, आपको बिना सखंड निकाले ही इसको ज्ञात कर सकते हैं, बिना सखंड निकाले और ट्रांसपोज की सहायता से इस चीज़ को ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। इस विकर्ण के जो अवयव दिखाई दे रहे हैं इनको आपस में इंटरचेंजिंग कीजिए, मतलब अदला बदली। तो इस 3 के स्थान पर आ जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9, और 3 चला जाएगा 9 के स्थान पर, ऐसे। ठीक है, शून्य बदलना है। उसके बाद इस तरह के जो विकर्ण में देख रहे हैं इनके जो चिन्ह हैं वो केवल बदल दीजिए। तो बदलने का मतलब बिना इंटरचेंजिंग किए 6 वाला का चिन्ह प्लस है तो यहाँ लिखेंगे -6, और इस 3 का चिन्ह है माइनस तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 3, मतलब कि ऐसे। ये आ गया आपका आंसर। इस ए आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस ए आव्यूह का सखंड प्राप्त हो गया। ठीक, तो 2 गुणे 2 कोटि का ये नियम है, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये हमने ए आव्यूह का निकाला है, ए डी ए ऑफ ए बराबर 3, 9 का मतलब यहाँ लिखेंगे 9 और ये 3 यहाँ पर रहेगा -6 और ये रहेगा प्लस में 3। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सखंडज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है कि आव्यूह का सखंडन निकालना है, तो उस आव्यूह के जो अवयव हैं उन अवयवों का सखंडन निकालने के लिए उस आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उन सब का आप सखंड निकाल करके उसको उसी स्थान पर रखिए और उसके बाद पूरे आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए आप देखते हैं 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सखंड निकालना। तो सबसे पहले मान लीजिए एक आव्यूह हम 3 गुणे 3 कोटि का मान लेते हैं। ए बराबर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, -3, 1, 0, 8, 2, 1, 3, 6, 7, ये माइनस में 7 लिख देता हूँ। हमें इस 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सखंड निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन सभी अवयवों का सखंड निकालना है। सखंड निकालने के बाद जो अवयव हैं उसको वहीं पर रख करके दोबारा उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इसमें उस 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह की तरह कोई या नियम नहीं है। जिस तरह से उसमें विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज करते थे और जो इस तरह से व्युत्क्रम में थे विकर्ण वाले उनको बिना इंटरचेंजिंग के उनके चिन्हों को परिचित करते थे, इसमें ऐसा नियम नहीं है। इसका ट्रिक बताया जाता है, लेकिन अभी इस सिलेबस के आधार पर हमें इस इंटर में इसको ट्रिक लागू नहीं करना है। ठीक, 2 गुणे 2 कोटि का बता दिया, उसको लेकर चलना है। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले आप सभी अवयवों का क्या निकालेंगे, सखंड। ठीक, तो इसका नाम है A11। A11 बराबर फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1 × इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसका आपस में ध्वज गुणन विधि से हल करके निकालेंगे। तो देखिए इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया तो बच गया 2, 1, 6 -7। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 2 27 -14, फिर माइनस हम लोग लगाते हैं 6 कम 6, तो कितना आया 14 और 6 माइनस में 20, यहाँ लिखेंगे माइनस में 20। अब इसको हल कीजिए, ये धनात्मक देगा मान और ये माइनस में 20, तो +1 और -20 का गुणा माइनस में 20 आया। ठीक है, दूसरी चीज़ A12 बराबर इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 2 × अब इस 1 2 से संबंधित अवयव की पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो यह है पहली पंक्ति और यह है दूसरा स्तंभ। तो क्या क्या बच गया 8 1 3 -7, तो 8 का 7 में गुणा माइनस में 56 -3 एकम 3। ठीक है, यहाँ लिखा 3। अब इसको हल करने पर आएगा 56 - 3 मतलब जुड़ेगा तो 36 9 59 माइनस में 59। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 59। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि ये जो निकाला गया है ये उपसारणिक है, हमें सखंड चाहिए।
तो सखंड के लिए क्या तरीका होता है, उपसारणिक को उस अवयव से संबंधित चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पर -1 की पावर जो लगाते हैं उसका जो मान आता है उसी में उस उपसारणिक को गुणा करके सखंड निकालते हैं। ठीक है, ये आया -59, तो ये क्या देगा हमें, माइनस में देगा। 2 1 3 विषम संख्या है तो ये -1 गुणे -59 कितना आया, प्लस में 59, ये लिखा प्लस में 59। समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान है। अच्छा अब देखिए जीरो का निकालते हैं। तो जीरो का मतलब कि उसका नाम है A13। अब A13 के लिए फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 3 होगा इनटू उसी से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं। तो ये हो गया 8 6 का 48 -3 दूना के 6 कितना मिलेगा, ये आएगा 42। तो यहाँ लिखा 42 प्लस में ही आएगा। अब इसको हल करने पर 3 1 4 यानी कि धनात्मक, तो धनात्मक 1 और ये 42 का गुणा 42। ये अभी तक हमने पहली पंक्ति के सभी अवयवों का क्या निकाला, सखंड निकाला। अब निकालते हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों का। देखिएगा अब निकालेंगे A21 बराबर इसका फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 1 इंटू 21 से संबंधित अवयव की पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया। ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 0 6 -7 बचा, 1 का -7 में गुणा माइनस में 7 फिर -6 0 कुल मिलाकर कितना आएगा, माइनस में 7 ये आएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस में और -1 का गुणा -7 में प्लस में 7। ठीक, दूसरा A22 इसका फॉर्मूला बना -1 की पावर 2 + 2 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे 2 2 यानी A22 से संबंधित जो अवयव है उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका हम लोग गुणा करते हैं, क्या क्या बच गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 0 बचा और 3 -10 बचा, तो 3 से 21 प्लस में 21 होगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस और 3 का 0 में गुणा माइनस करके 0, तो ये आएगा 21। अब इसको हल करने पर 2 2 4 सम है तो धनात्मक और 21 का गुणा 21। अगला निकालते हैं A23 इसका फॉर्मूला बना -1 की पावर 2 + 3 ठीक इंटू 2 3 से संबंधित अवयव की पंक्ति स्तंभ ऐसे छोड़ दिया तो बच गया -3 1 3 6, तो 3 6 18 यानी कि माइनस में 18 माइनस और 3 का 1 में गुणा 3 कम 3, तो 18 3 21। तो ये दोनों माइनस है, माइनस में लिखेंगे -21। हल करने पर ये 3 2 5 विषम है तो माइनस में आएगा और ये माइनस धनात्मक 21 में 1 का गुणा 21। ठीक, अब तक ये दूसरी पंक्ति के सखंड निकल गए। अब निकालते हैं तीसरी पंक्ति के सखंड। समझ आ रहा है, बिल्कुल आराम से करेंगे। अगला निकालते हैं A31 इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू 31 से संबंधित 3 है, पंक्ति स्तंभ छोड़ा 1 0 2 1 यानी 1 कम 1 माइनस 2 0, ये आएगा 1। फिर ना का कितना आंसर आएगा, 3 1 4 का मतलब पूरी तरह से 1 आएगा। ठीक है, अगला A32 बराबर फार्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू इससे संबंधित देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 32 का मतलब है ना, तो 32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ोगे तो -3 0 8 1 यानी -3 का 1 में गुणा -3। यहाँ देखते हैं -3 माइनस 8 का 0 में गुणा 0, तो ये आएगा -3। यहाँ लिखा माइनस में 3। अब इसको हल करने पर ये देगा हमें माइनस में और ये माइनस दोनों मिला करके +3। अगला देखते हैं A33 अंतिम है, इसका फॉर्मूला बना -1 की पावर 3 + 3 इंटू इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ 3 3 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये दोनों बच गया, तो इसका इसमें गुणा 3 गुना के -6 फिर माइनस करके 8 कम 8। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, कितना आया 4 6 14
तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 14, दोनों माइनस ही तो माइनस में लिखा। अब ये देगा धनात्मक और ये ऋणात्मक है, तो सब मिला करके माइनस में 14। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप है, कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने क्या निकाल लिया? पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तियों के अवयवों का सखंड। अब इन अवयवों को वैसे ही हमें उसमें छाप देना है। देखिएगा यहाँ पर, अब लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए बराबर फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर उन सब अवयवों को वैसे ही रखना है जो जिस स्थान का निकला है। तो देखिए, इस पहली पंक्ति के जो भी हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, -20, 59, 42। तो यहाँ लिखेंगे -20, 59, 42। दूसरी पंक्ति की ये है 7, 21, 21। और तीसरी पंक्ति का यहाँ पर है 1, 3, -14, 1, 3, -14। अर्थात जिस अवयव का आपने सखंड निकाला उसी स्थान पर उसको हमेशा रख करके दोबारा इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। तो इसका ट्रांसपोज अब निकाल लेंगे तब जा कर के आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए कितना आता है, ए डी जे ऑफ ए, बिल्कुल आसान सा, ए डी जे ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज कीजिए। जितनी भी पंक्तियाँ हैं सबको स्तंभ बनाना है, उसी से संबंधित। पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं -20, 59, 42, 7, 21 और ये हो गया 21। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ये फाइनल आंसर आया। किस आव्यूह का सखंडज है? आव्यूह ए का। इस आव्यूह ए का सखंडज आ गया ये आंसर। इस प्रकार से आसानी से 3 कोटि का भी हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, कुछ आइए देखते हैं प्रमेय। ये बहुत ही थोड़ा महत्वपूर्ण है, बस इनको आपको ध्यान में रखना है। वैसे एग्जाम में ये सब कभी कभी पूछता है या कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। देखिए कैसे प्रमेय को हम समझ सकते हैं। ये प्रमेय ये कहता है कि यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। और यहाँ पर इसका हम डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे, और ध्यान समझेंगे कैसे इसको प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखिए कि ए का अगर उसी के सखंडज में गुणा करते हैं, या यदि हम उस सखंडज का ए में गुणा करें, और ये गुणनफल तभी संभव होता है, जैसे आप जानते हैं कि जब दो आव्यूहों का आपस में गुणन होता है तो गुणन तभी संभव होता है जब दोनों आव्यूह क्या हों, वर्ग आव्यूह, यानी दोनों की कोटियाँ समान हो। जितनी कोटि का ए होगा उतनी कोटि का बी होता है। तो इस प्रकार से हम अगर ए का एडजॉइंट ऑफ ए में गुणा करते हैं और फिर उसी का व्युत्क्रम एडजॉइंट ऑफ ए से ए में गुणा करते हैं, तो वह वैल्यू किसके बराबर आती है? सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने आव्यूह में शायद पढ़ा था। ठीक है, आव्यूह में हमने इस गुण का अध्ययन किया था, शायद आपको याद होगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, इस प्रकार से हम लोग लिखते थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार का एक गुणधर्म है। ये गुणधर्म तब लागू होता है जब दोनों की कोटियाँ बराबर हों और समान वर्ग आव्यूह के हों। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक ए आव्यूह मान लेते हैं, उस आव्यूह को हम तीन कोटि को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो ए वाला है आव्यूह है ये कोई n कोटि का है। ठीक, अब ध्यान में रखिएगा, अगर n कोटि का आव्यूह है तो हमने 3 कोटि का मान लिया, ये 3 कोटि का है। अब इस आव्यूह में कुछ अवयव इस प्रकार से हमने काल्पनिक रूप से रखे हैं। इस अवयवों का हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस सभी अवयवों का हमने क्या कर दिया? सखंडन निकाल दिया। और सखंडन निकालने के साथ साथ डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक, ट्रांसपोज का मतलब कि जब हम किसी भी आव्यूह का सखंडन निकालते हैं तो उन अवयवों को पहले उसी स्थान पर रिप्लेस करते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभ बनाकर लिख देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इसको ऐसे कैसे लिखा। देखिए सबसे पहले
जैसे A11 का अगर हम निकालें तो A11 का सखंडज अगर A11 है, उसको तो मैंने यहीं पे लिखा। दूसरी चीज़ A12 का अगर सखंडज ये है, तो समझिएगा, अगर इस अवयव का सखंड A12 है तो यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन जब हम उसको बाद में ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पहली पंक्ति आ रही है वो पहले स्तंभ में लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि इस पंक्ति को क्या कर दीजिए, पहला स्तंभ बना दीजिए। तो A11, A12, A13 देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हूँ मैं डायरेक्टली। इसको क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टली हम ट्रांसपोज करके, यानी कि मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना कर लिखें। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 1 नहीं, यहाँ पर रहेगा यहाँ पर 1 3 लिखा जाएगा। ये तो 1 3 है, तो यहाँ पर रहेगा 3 1, देख सकते हैं 1 1 है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 1 है, 1 1 2 1, तो ये 2 1 लिखा हूँ और 3 1 को यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे होगा, ये जो दूसरी वाली स्तंभ है उसको दूसरी पंक्ति में 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 3 2, ठीक है। 1 3, यहाँ पर 1 3 रहेगा, तो ये 1 3 2 3 और ये 3 3, ठीक है। मतलब कि हमने इस सभी अवयवों का क्या निकाला, सखंड, और सखंड निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दिया। तो मान लीजिए कि A11 का सखंड A11 है, स्मॉल A12 का सखंड A12 है। तो जैसे हम इस पंक्तियों का, इन सब का अगर हम सखंड निकालते हैं तो एक पहली पंक्ति में लिखते हैं, बाद में इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये पहली वाली पंक्ति इसमें आती है, यानी कि ये जो पंक्ति है वो पहले वाले स्तंभ में आ जाएगा। तो इस सब का जो भी हमने, मान लीजिए कि इसका हमने निकाला था A11, इसका निकाले हैं A12 और इसका निकाले हैं A13। तो ये जो पहली वाली पंक्ति में हमने तीनों अवयवों का सखंड निकाला, इन तीनों को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ये पहली पंक्ति में है तो पहले स्तंभ में चला है, ये लिख दिया ऐसे, ठीक है, समझ गया ना? ठीक, तो यहाँ आगे देखते हैं आप। तो इसी प्रकार से हमने इस आव्यूह ए का क्या निकाल दिया, सखंडज। अब हमें इसमें मान न करके हल करना है, प्रूफ करना है। तो एक चीज़ मैं प्रूफ कर रहा हूँ, हमने पहले इस पद को इस पद के साथ उठा लिया, ए इंटू एजेंट ऑफ ए। देखिए ए इंटू एजेंट ऑफ ए का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक आव्यूह प्राप्त होगा। और ये कैसे प्राप्त होगा मैं समझाता हूँ। ए आव्यूह में, इसमें उसी के एजेंट ऑफ ए से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको पता है कि जब भी हम सखंडज की सहायता से किसी सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो वह इतने के बराबर होता है, ठीक। मतलब कि प्रत्येक अवयव का जो सखंड होता है उसकी क्रमित युग्म के साथ योगफल, गुणनफल का योगफल उस सारणी के ए के बराबर होता है। अर्थात यदि हम पहली पंक्ति के अंत सखंड निकालने हैं तो हर एक अवयव के साथ उसी के सखंड का गुणनफल का योगफल उसके सारणी ए के मान के बराबर आता है। तो हम कहते हैं कि इस नियम का प्रयोग करके उस सारणी का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो देखिए जैसे हमने कैसे गुणा किया, ये कहाँ से आया ये सब, और ये बाकी जीरो कैसे आया। सारणी ए का मतलब, जैसे आप पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं A11 का इसमें गुणा करते हैं, समझ पाते हैं। गुणनफल के नियम से पहले पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा करते हैं। जैसे आप देखिए A11 इंटू A11, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल A11 प्लस करके A12 का गुणा किस में करना है, A12 में, इसमें A12 में, प्लस A13 का गुणा किस में करना है,
कैपिटल A1 3 में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी अवयवों का जो सखंड है वो क्रमित युग्म के आधार पर है। तो आपका ये कहेंगे कि इन तब का मान किसके बराबर होगा, सारणिक A के बराबर होगा। यदि ये क्रमित युग्म जो कि इसमें पंक्ति ये जो क्रम देख रहे हैं 1 1 वाला ये ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर A11 है और यहाँ पर A12 है तो इस पूरे का मान 0। ठीक है, क्रम यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी उस पूरी का गुणनफल का योगफल सारणिक A के बराबर होगा। अब 0 कैसे होता है इसको देखिए, इस 0 की बात करते हैं। तो अब जैसे अगला वाला स्टेप, इसी पहली वाली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। इसको गुणा करने पर हमें ये मिलेगा A11 इंटू इसका गुणा करना है A11 में, ये तो ठीक है, A12 में, प्लस A12 का गुणा करना है किसमें, A22 में, प्लस A13 का गुणा करना है किसमें, A23 में। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर इन सभी अवयवों के साथ इनके सखंड का जो ऑर्डर है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये एक जैसा है नहीं। इसका मतलब कि अगर ये अलग अलग ऑर्डर का है तो इस पूरी का मान 0 के बराबर समझा जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए जब भी आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो जहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑर्डर मिलेंगे उसके स्थान पर आप लिख देंगे सारणिक A, और यदि इस प्रकार के ऑर्डर मिलेगा यानी कि एक जैसे क्रम नहीं रहेंगे तब उस पूरे का मान 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणिक A है, ये किस तरह के बराबर था, इसका ऑर्डर ये आया था इस प्रकार से, इसलिए हम इसको ऐसे लिखें। आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें इस पूरे का मान जो सारणिक A आ रहा है वहाँ पर इस प्रकार का ऑर्डर मिला था, यहाँ पर भी इसी प्रकार का ऑर्डर मिला था। अब बाकी सब 0 होने का मतलब इस प्रकार से बिना ऑर्डर के मिले थे, जो एक जैसे ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये एक प्रकार का क्या है, आव्यूह। तो आव्यूह के हर एक पंक्तियों में से यदि हम इस सारणिक A को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सारणिक है, तो आप समझिए कि सारणिक में से हर एक से ही कॉमन ले जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सारणिक नहीं, आव्यूह में से, तो आव्यूह के हर एक पंक्ति में यानी सब में से सेम संख्या कॉमन लेते हैं। तो सब में इसलिए सारणिक A कॉमन आ रहा है, सारणिक A कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1 और बाकी सब 0। और ये किसके बराबर दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक आव्यूह है, इसको लिख दिया आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी का भी जो कोटि होगा वो n कोटि का, तो हमने यहाँ पर 3 कोटि का ये A आव्यूह लिया है, तो इसी कोटि का ये आइडेंटिटी भी है। तो अब सारणिक A इंटू आइडेंटिटी, तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया। पहला ये जो लेकर के इतने के बराबर लिया वो हमारा एक चीज़ प्रूफ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी ADJ ऑफ A इंटू A बराबर सारणिक A इंटू आइडेंटिटी लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। इस सखंडक में इस एक आव्यूह का गुणा कीजिए और गुणा करने पर इसी प्रकार से आपको एक प्रकार की तत्समक आव्यूह मिलेगा, और इसमें से सारणिक A को कॉमन लीजिए और यहाँ से आपको ऐसे मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा ये तभी ऐसे प्रूफ हो सकता है, यानी इन दोनों का आपस में तभी गुणा हो सकता है जब दोनों की कोटियाँ क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। तो एक प्रॉपर्टीज और देखेंगे, उसके बाद तो हम ये समझेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई प्रतिबंध संभव है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं अगले वाले टॉपिक पर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, कुछ नोटिस करते हैं यहाँ पर 2 प्रकार से जो किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम के अस्तित्व के बारे में बताता है। देखिए, अगर कोई भी वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमी आव्यूह होगा तब हम कहेंगे कि उस आव्यूह यानी उसका मान 0 होना चाहिए। यदि किसी भी आव्यूह का मान 0 आता है तो हम कहते हैं कि वह आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी उस सारणी का मान 0 आता है तो वह आव्यूह A क्या कहलाएगा,
और व्युत्क्रम निकालेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इस सारणी की बात करें या इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह का मान अगर सारणी के रूप में बदल करके इसका मान ज्ञात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 में 8 का गुणा करने पर 8 आता है और फिर 4 दूना के 8, तो ये पूरी वैल्यू देता है 0। तो अगर 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह जो ए आव्यूह है यह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो इसके लिए आवश्यक है कि उस आव्यूह के सारणी का मान 0 के बराबर न हो, तो हम कहेंगे कि उस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, यानी उस आव्यूह का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है या वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है। ये वैसे विकल्प में या किसी और ऐसे एक अंकों में पूछा जा सकता है, इसको आप इस तरह से बता सकते हैं, यानी कि इसको मान ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के बाद देखिए कि ये 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो आंसर आप दे देंगे। और साथ में कभी कभी ये बड़े बड़े क्वेश्चन के आधार पर भी आता है, क्योंकि आपको इस आव्यूह को दे देगा और कहेगा कि इस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो उसको अभी अगले प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे। तो अभी तक हम लोग जो निकाल रहे हैं कि इस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है, तो उसको यहाँ पर हम लोग सहखंडक की सहायता से ही व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। इससे पिछले वाले किसी लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए संक्रियाओं को लागू करके निकालते थे, यानी कि R1 टेन टू R1 प्लस R2 इस प्रकार की जो संक्रिया लगाते थे पंक्ति या स्तंभों में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अगले स्टेप में देखेंगे, अगले प्रमेय में देखेंगे। तो देखिए और प्रमेय को अध्ययन करते हैं। जो पहला प्रमेय पढ़े हैं उसी के आधार पर एक और प्रमेय है हमारे पास एनसीईआरटी किताब से। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, मतलब ये है अगर दो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि ए और बी ये दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि दोनों का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, ए भी व्युत्क्रमणीय है बी भी व्युत्क्रमणीय है और दोनों की कोटियाँ समान हैं, तो इस प्रकार से इनका जो आपस में क्रम विनिमय के रूप में गुणनफल होगा, अर्थात ए का बी में जो गुणनफल होगा या बी का जो ए में गुणनफल होगा, ये दोनों ही क्या होंगे, उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे, यानी कि जितनी कोटि के ए और बी थे उसी कोटि का ए बी मिलेगा और साथ में जो मान प्राप्त होगा ए बी का गुणनफल वह भी एक प्रकार का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर इन दोनों की कोटियाँ समान हैं तो और साथ में ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, दोनों का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, दोनों की वैल्यू यानी दोनों के सारणी का मान 0 नहीं आता है, तब इन दोनों का जो गुणनफल होगा या इनके व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा, यानी व्युत्क्रम का मतलब बी का ए में गुणनफल होगा या ए का बी में गुणनफल होगा, दोनों की ही कोटियाँ उसी कोटि की होगी और साथ में यह दोनों जो मान प्राप्त होंगे वह भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। ठीक। अच्छा, आप थोड़ा देखिए प्रमेय 3 में आव्यूहों के गुणनफल का जो सारणिक होता है उनके क्रमशः सारणिकों की गुणनफल के समान होता है। मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किसी भी दो आव्यूह के, ध्यान रखिएगा, किसी भी दो आव्यूह की अगर कोटियाँ समान हैं, जैसे इसमें देख रहे थे, तो अगर किसी भी दो आव्यूह की कोटियाँ समान हैं उनका अगर आप सारणिक निकालें, जैसे यहाँ पर सारणिक ए बी निकाल रहे हैं, तो ये इनके अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अन्यथा नहीं लिखा जा सकता। अन्यथा नहीं लिखने का मतलब अगर ए की कोटि 2 गुणे 2 है और बी की कोटि कुछ और है 2 गुणे 3 है, तब इनका तो गुणनफल संभव होगा ही नहीं, है ना। तो अगर संभव नहीं होगा तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। कब लिखा जा सकता है, जब दोनों की कोटियाँ समान हों और इनकी गुणनफल का सारणिक निकाला जाए, तब इनको अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात में आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा है, अब तक ये 3 प्रकार के प्रमेय पढ़े हैं। अब अगले वाले जो प्रमेय है चौथा, वो प्रमेय में हम ये देखेंगे कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इस आधार पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए सहखंडक का जो प्रयोग करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले वाले टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक प्रकार से जो हमने अभी पहले प्रूफ किया था कि ए जॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करने पर वो सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर आएगा, इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था कि इस ए वाले आव्यूह में ए डी जी ऑफ ए यानी उसके सहखंडक का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर आता है। इसी प्रकार से दूसरे वाले तरीके में दूसरे भाग से आप सिद्ध करते थे
कि ए टी जी ऑफ ए इंटू सारणिक ए का मल्टीप्लाई करने पर उस सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी ए बराबर आता है। तो इसको हमने लेकर के एक चर्चा किया, ठीक है। इससे क्या परिणाम मिलता है ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लिखा है इसमें हम इस दाहिने वाले पक्ष में इस सारणिक ए को लिख करके इस आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी है। ये आइडेंटिटी की वैल्यू हमने 3 × 3 कोटि का ले लिया, इससे पहले भी 3 × 3 कोटि का लिया था। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का सारणिक ले लेते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर, दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर, अब यहाँ पर एक गुणधर्म प्रयोग कर लेंगे। और इससे पहले वाले में जो आपने गुणधर्म पढ़ा, हमने ये बताया कि 2 प्रकार के अवयवों का अगर समान कोटि के आधार पर गुणनफल का सारणिक निकालते हैं तब उसको हम अलग अलग सारणिक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार का आपने गुणधर्म पढ़ा, तो इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं। अभी दोनों पक्षों का सारणिक लेंगे तो ये बन जाएगा ए डी जी ऑफ ए इंटू ए पूरे का सारणिक बराबर, इसको यहाँ इसको लिखा था पूरे सारणिक में बदलेंगे। तो सारणिक में बदलने का मतलब सिंपल चीज़ है, सारणिक ए इंटू ए भी सारणिक में बदल जाएगा। इसको ऐसे लिख करके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिख देंगे। और इससे पहले आप क्या कीजिए, एक काम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसको हम ऐसे ए से मल्टीप्लाई कर, अगर इस सारणिक ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये देख रहे हैं कि ये आबिद है, तो ये हर एक के स्थान पर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए, इस प्रकार से लिख देंगे। और जब इसी का हम सारणिक लेते हैं तो यह वाला चिन्ह सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने ऐसे लिखा सारणिक ए, इसको लिख देता हूँ। अब देखिए सब में से ये, अब जबकि ये सारणिक में बदल गया है तो सारणिक के हर एक पंक्तियों की डिटरमिनेंट ए काम में लेते हैं तो 3 बार लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, इसको देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने अभी जो पिछले वाला प्रमेय पढ़ाया उसमें हमने ये बताया कि अगर कोई भी ए का बी में गुणनफल का सारणिक हो तो उसको अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये ए जॉइंट ऑफ ए है और ए है, इनका मल्टीप्लाई का सारणिक ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए का सारणिक इंटू ए का सारणिक, ऐसे बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसमें से डिटरमिनेंट ए का मान इंटू यहाँ से भी सारणिक ए का मान और यहाँ से भी सारणिक ए का मान, यानी कि हर एक पंक्ति में से कॉमन ले लिया। क्योंकि सारणिक है तो सब में से बारी बारी से कॉमन लेते हैं और 3 बार ये आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे देखिए दोनों पक्षों में ये सारणिक ए कैंसिल, और ये तभी कैंसिल किया जा सकता है जब सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि सारणिक का मान अगर 0 नहीं है तभी आप इसको ऐसे काट सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी कुछ इसी प्रकार से नियम बताए थे कि जब भी आप tan को tan इनवर्स से डिवाइड काटते हैं तो तभी करता है जब उसके प्रांत या परिसर के आधार पर वो मान प्राप्त होता है, ठीक है। उसको ध्यान में रख करके यहाँ लिखना है। अगर ये 0 नहीं है तब हम इसको काट सकते हैं। अगर 0 नहीं होने का मतलब 0 नहीं होता है तो हम कहते हैं कि एक क्या है, एक प्रकार का व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए क्या बच गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ से हमें ये मिला ए डी जे ऑफ ए, यानी कि किसी भी अवयव का सखंडज का अगर सारणिक निकाला जाए तो वो किसके बराबर आता है, यहाँ देखते हैं। वो यहाँ पर जो बच गया उसको लिखेंगे सारणिक ए का वर्ग और इस पूरे का मान आएगा 1। तो ये कितना हमें दिया, ऐसे मतलब कि किसी भी सारणिक के, ध्यान रखिएगा, किसी भी सारणिक के सखंडज का मान ज्ञात करेंगे
तो वो किसके बराबर आता है, उस सारणिक के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, अब ध्यान में आप रखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम क्या गुणधर्म दिखा रहे हैं, हम इसको व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं। व्यापक रूप का मतलब है यहाँ पर इस ए वाले या कि एडीजी आप ए की जो यहाँ कोटि थी, जैसे पिछले वाले में हमने आपको दिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो कोटि था वो 3 कोटि का था। तो जिस आव्यूह की या जिस सारणी की कोटि 3 × 3 है तो उसका मान यहाँ जो भी प्राप्त होता है उसकी घात यानी 2 घात के बराबर आता है। ठीक, यहाँ देख पा रहे हैं ऐसे। तो अगर इस एडजॉइंट ऑफ ए की कोटि 3 × 3 थी तो इसका मान में जो सारणी का मान आ रहा है उसकी पावर 2 आती है। अब ऐसी समझिए, अगर यह n × n कोटि का आव्यूह होता तो यहाँ पर उसकी पावर 1 कम आती, यानी n-1 आती व्यापक रूप में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि कोई सखंडज आव्यूह का संख्या है, यदि किसी या ऐसे आप लिख दीजिए, मैं इसको छोटे तरीके में लिख देता हूँ। इसी प्रकार n कोटि के लिए सखंडज का जो सारणी का मान आएगा, सखंडज का जो मान आएगा वो इस प्रकार से एडीजी ऑफ ए की जो भी कोटि होगी वो अगर n × n कोटि की है तब उसका मान सारणिक ए के n-1 पावर के बराबर। ये एक प्रकार का गुणधर्म है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी भी सखंडज के बड़े बड़े वैल्यू को छोटे तरीके से टिक के रूप में मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ कितनी भी कोटि का लिख दो, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6 का लिख दो, तो क्या करोगे, उस n का मतलब है कि अगर 5 × 5 का है तो यहाँ पर लिखो 5 - 1, 5 - 1 का मान जो भी होगा 4, उस 4 को इस पूरी की पावर लगा दो। सबसे पहले उस सारणी ए का मान ज्ञात करके उसके बाद 4 घात लगा दो और 4 घात का मान निकाल दो, झट से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये एक प्रकार से हमने अभी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, किसी भी आव्यूह के, जैसे यहाँ आव्यूह है ना, किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम को कैसे निकाला जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये देखते हैं प्रमेय 4, एक वर्ग आव्यूह ए है और कैसे हम लोग किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व अगर तभी होगा जब उस ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, ये हमने आपको दिखाया। तो कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होता है जब उस आव्यूह का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि a ≠ 0, सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो, तब हम कहते हैं कि उस सारणी का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। तो देखिए कैसे इसको प्रमाण के रूप में हल करेंगे। इसके पिछले वाले में हमने एक प्रकार का प्रमेय 1 पढ़े थे, 1 में हमने ये सिद्ध किया। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि n कोटि का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह a है और n कोटि का तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी है। तो AB = BA = आइडेंटिटी लिखा जा सकता है, ये भी हमने प्रूव किया। ठीक, अब इसके आधार पर एक चीज़ ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यदि हम इसमें से AB को आइडेंटिटी के बराबर लेकर के प्रूफ करें तो AB = आइडेंटिटी लिख करके हमने क्या किया, दोनों पक्षों का क्या ले लिया, सारणिक ले लिया। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी लागू कर दिया जो अभी हम पढ़ाए हैं, तो आपको वो ये है कि जब हम इस दोनों पक्षों का सारणिक लेंगे तो ये पूरी सीधी लाइन में इसको ऐसे रखेंगे सारणिक के आधार पर, और आइडेंटिटी की सारणिक निकालने पर आपको 1 प्राप्त होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी आइडेंटिटी वाले आव्यूह का मान 1 होता है। और इस सारणिक AB का मतलब यहाँ पर देखिए, अभी हमने गुणधर्म पढ़ा कि जब भी कोई दो आव्यूह की कोटियाँ बराबर हैं तो उसका
गुणनफल का सारणिक निकालने पर उनके अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के बराबर लिखा जा सकता है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, इस वाले को इस प्रकार से लिख दिया, सारणी का गुणधर्म का, इस गुणधर्म का प्रयोग करके, और इस आइडेंटिटी का मान 1 हो गया। ठीक, अब ये क्यों हुआ आपको पता है, आइडेंटिटी का मान यानी तत्समक आव्यूह के सारणी का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इस पूरे का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1, 0 तो नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सारणिक ए क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हुआ। ठीक, अगर है तो अब उसका फार्मूला निकलेगा कैसे हम उसको डायरेक्टली इस अखंडक के आधार पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रमेय 1 से हमने ये वाला एक व्यंजक लिखा जो हमने इसको सिद्ध किया था। अब इसको लेकर के हमने एक चीज़ क्या किया, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और काम करते हैं, अभी तो हमने दिखा नहीं, यहाँ पर एक पहले वाले भाग से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, एक चीज़ यहाँ से काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले इस दोनों भाग को एक साथ लेकर के हल करो। ठीक, इसके मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये जो प्राप्त हुआ है b बराबर, तो b बराबर हमने बाद में माना है, और सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a इंटू, यहाँ से लिखते हैं a इंटू ए डी जे ऑफ a बराबर सारणिक a इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ से दोनों पक्षों का आप क्या कीजिए, सारणिक a से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सारणिक a से डिवाइड कर दीजिए। तो सारणिक a से डिवाइड करते हैं, तो सारणिक ए से डिवाइड करने पर हमको ये प्राप्त होगा। इसको मैं हटाता हूँ। देखिए, सारणिक ए से डिवाइड किया यानी सारणिक ए से भाग देने पर तो भाग देते हैं इसमें, तो a इंटू ए डी जी ऑफ ए अपान में सारणिक ए ऐसे लिखा, बराबर इसमें भी देंगे भाग सारणिक ए आइडेंटिटी बटे में सारणिक ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको उधर करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, आइडेंटिटी ना, यहाँ से ए इंटू, देखो एक ही, और यहाँ पर हम इसको बी मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बी। देखो इसको ऐसे लिखता हूँ ए, वास्तव में हमें इसको भी लेकर करना था, इसको भी, अगर इसको भी लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या बनता है, ए डी जे ऑफ ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आइडेंटिटी। अब अगर इस दोनों पे भाग देंगे तो यहाँ से इसको भी लिख करके भाग देते हैं, इस वाले में ए डी जे ऑफ ए अपान में सारणिक ए, इस प्रकार से, और इंटू ए बराबर इसमें भाग दीजिए सारणिक ए आइडेंटिटी बटे में सारणिक ए, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले को हम मान लेते हैं बी। इसको अगर बी मान लेंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर बी ए बराबर, इधर बचेगा आइडेंटिटी। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्लास करें अध्याय 3 में आव्यूहों के गुणधर्म में पढ़ा था कि ए बी और बी ए, या अभी हमने पिछले वाले एक प्रमेय में प्रूव किया कि यदि दो आव्यूहों की कोटियाँ समान हैं और वो दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब उनकी क्रम विनिमय नियम को प्रयोग करते हुए, क्रम विनिमय नियम का मतलब इनके क्रम को बदल करके जो गुणा करने पर मान प्राप्त होगा वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ हमको निकल गया, यदि प्रथम भाग से ले लेते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ b बराबर क्या है, ये b बराबर ए डी जी ऑफ ए अपान में सारणिक ए है। ठीक, अब यहाँ से एक काम किया, तो जब b बराबर इतना है तो आप समझिए कि ए बी बराबर आइडेंटिटी ले करके देखें, मतलब प्रथम भाग पे ए बी बराबर आइडेंटिटी लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, इस प्रकार का जो आप अभी में पढ़े थे
ये फार्मूला ऐसे लगाते थे आप लोग, ए बराबर आइडेंटिटी ए लेकर के लगाते थे, है ना। इस प्रकार का जो भी लगाते थे, तो जब हम इस वाले आइडेंटिटी को ए को आइडेंटिटी बनाते थे, तब इधर से जो ये आइडेंटिटी मिलता था वही क्या कहलाता था, इस ए का व्युत्क्रमणी अवयव कहलाता था। आपको याद होगा शायद। तो इसी प्रकार से अगर इससे इसकी तुलना करेंगे, तो जब यह आइडेंटिटी बन जाता है तो यही ए का क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणी अवयव। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी बराबर, यदि आइडेंटिटी लेते हैं प्रथम भाग से, तो इस स्थिति में तो ए इनवर्स बराबर हमें मिलेगा, ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए अपान में सारणिक ए। ये एक प्रकार से हमें किसी भी अवयव के सखंडज की सहायता से उसका व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। इससे भी व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये प्रमाण के रूप में प्रमेय 4 को प्रूफ कीजिए पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। और इसी का प्रयोग करके हम अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे और देखेंगे कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक, अगर इसको भी आइडेंटिटी के बराबर लेकर हल करेंगे तो भी ए इनवर्स का मान इतना ही प्राप्त हुआ है। मतलब कि बी ए और ए बी दोनों जब बराबर हैं तो दोनों को ए बी या ए बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए बी बराबर आइडेंटिटी लेंगे तो यही वाला बात आएगा। तो मैंने एक ही लेकर के यहाँ पर फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिए कि ए इनवर्स बराबर जो ए डी जे आप ए आ रहा है बटे में सारी के ए कहाँ से आता है। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको इधर लाते हैं, ध्यान समझिएगा, ए को अगर इधर लाते हैं तो हमें मिलेगा बी बराबर आइडेंटिटी बटे में ए। अब हमें ए ऊपर ले जाते हैं, तो ध्यान समझिए कैसे क्या कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये कहाँ से आया इसको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ऐसे, ए बी बराबर आइडेंटिटी। तो अगर हम ए को दाहिनी तरफ ले जाएं तो हमें बी बराबर मिलेगा आइडेंटिटी बटा में ए, और ए को ऊपर करते हैं तो आइडेंटिटी इंटू ए को ऊपर करने पर उसकी पावर माइनस लिखते हैं। अब आइडेंटिटी को इधर लाइए, या ये समझिए कि आइडेंटिटी का वैल्यू 1 होता है। अगर 1 होता है तो इस बी का मान देखो यहाँ पर लिखा हूँ, बी को हमने माना था ये पूरा, तो बी बराबर ये है। तो इस बी बराबर ये लिख सकते हैं, ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। अब बराबर आइडेंटिटी का मतलब 1 हो गया, तो 1 का इसमें गुणा ए इनवर्स। तो यही वाला फॉर्मूला हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है। ठीक, अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से आपको किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणी अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, नोट कर जल्दी। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी किताब से एक उदाहरण नंबर 24 लेते हैं और इसी पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उस अवयव का हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और साथ में कुछ प्रूफ भी करना है हमें। इस उदाहरण में ये दिया गया है कि एक अवयव है, इस अवयव के आधार पर हमें एक व्यंजक को सिद्ध करना है और साथ में हमें ए इनवर्स भी याद करना है। तो अभी ए इनवर्स हम लोग बाद में याद करेंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए मैंने कुछ यहाँ तक प्रोसेस अपनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। आप लोग जानते हैं सारणी का मान ज्ञात करना। तो हमने क्या किया कि R1 के अनुदिश विस्तार कर दिया। तो यहाँ लिखा R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। ठीक है, तो R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर 1 और 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 आ गया। फिर इस 3 का चिन्ह माइनस होता है चिन्ह के साथ, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो इसका इस 4 में गुणा 4 और 1 का 3 गुणा 3 हुआ। फिर इस 3 का चिन्ह प्लस लेते हैं और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ोगे तो 1 का 3 में गुणा 3 और 1 का 4 में गुणा 4, ऐसे। और ये पूरा हल करने पर हमें 1 वैल्यू देगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये ए क्या है, एक प्रकार का व्युत्क्रमणी अवयव है। अगर है तब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, अगर नहीं है तो ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर नहीं है तो नहीं निकालेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसको पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए तो हमें पता है, ए जॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो ए जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस ए अवयव के सभी अवयवों का क्या निकालना पड़ेगा, सखंड निकालना पड़ेगा। तो सखंड निकालने के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, मैंने देखिए डायरेक्टली सखंड निकाल दिया है। कैसे निकालना है आपको,
हर एक अवयव का। जैसे मान लीजिए ये 1 है तो 1 का नाम है A11। तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। 1 का मतलब A11, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू यहाँ पर लिखते हैं M11। और M11 का मतलब इस 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ करके जो बचता है उसको आपस में वज्र गुणन से मान ज्ञात करते हैं। वही क्या होता है, इस 1 का उपसारणिक, यही वो लिखते हैं। और इनका जब मल्टीप्लाई करते हो तो मिल जाता है उस अवयव का तखंड। ठीक, तो समझिए यहाँ पर M11 का मान कितना आएगा। जैसे इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 हटा दीजिए, कितना मिलेगा, 9 7 16 7। तो यहाँ आप देखिए कितना आ गया, ये देगा धनात्मक, यानी कि 7 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 7, यही 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे इसको शाखंड निकालते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं या जॉइंट पे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। शाखंड तो मैंने लिख दिया, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तब जा करके आता है ए जॉइंट पे। तो हमने इन सभी पंक्तियों को क्या कर दिया, इस स्तंभ में बदल दिया। 7 -1 -1 पहले स्तंभ में, -3 1 0 दूसरे स्तंभ में, और -3 0 1 तीसरे स्तंभ में डाल दिया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब इस दोनों को लेकर के A इंटू ए जॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करते हैं। तो A इंटू ए जॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, सबसे पहले इन दोनों के मान यहाँ पर लिखा हूँ। अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ और ध्यान समझेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं आप भी सीख सकते हैं मल्टीप्लाई करना, आसान से मैं बताऊँगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ मतलब कि 1 का 7 में गुणा, 3 का -1 में गुणा, 3 का -1 में, अर्थात आपको करना क्या है, बिल्कुल ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है उसको आप ऐसे गुणा कीजिए। मतलब कि इसको पकड़ करके ऐसे रखेंगे तो इसके एकदम ठीक अवयव के ऊपर इस अवयव का मान आ जाएगा। तो इनको आपस में ऐसे गुणा करके प्लस करके लिखना है। तो 1 का 7 में गुणा 7 हुआ, प्लस 3 का -1 में गुणा -3 होगा, तो ये वाला प्लस का चिन्ह माइनस कर देंगे। ठीक, और इस 3 का -1 में गुणा -3, और जबकि प्लस पहले से प्लस होता है लेकिन यह गुणा करने पर -3 आ रहा है तो -3 लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का -3 में गुणा -3 होगा, 3 का 1 में गुणा +3, 3 का 0 में गुणा 0। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 का -3 में गुणा -3, 3 का 0 में गुणा 0 प्लस 0 लिख दिया, 3 का 1 में गुणा, है ना, 3 का 1 में गुणा 3 प्लस 3 लिख दिया। ये पहली वाली पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ गुणनफल करके पहली पंक्ति में लिख दिया। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आपको दूसरी पंक्ति का भी तीनों के साथ गुणा करके दूसरी पंक्ति में लिखना है। तो 1 का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 7 में 7 होगा, फिर 4 का -1 में -4, 3 का -1 में -3। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का -3 में -3, 4 का 1 में +4, 3 का 0 में +0। अब यहाँ पर इसी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ, मतलब इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका किस में गुणा करना है। 1 का -3 में -3, 4 का 0 में 0, और 3 का 1 में +3, 3 का 1 में 3। ठीक है, समझ आया। ये कम्प्लीटली ऐसे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे यहाँ पर कोई गलत लगता है मुझे। अच्छा ये तो सही है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। 1 3 4, यानी अब तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखेंगे। तो 1 का 7 में गुणा 7 हुआ, 3 का -1 में -3, 4 का -1 में -4। ठीक, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ से 1 का -3 में -3, 3 का 1 में +3, 4 का 0 में गुणा 0। अब आते हैं तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, फाइनल है
1 का -3 में गुणा -3, 3 का 0 में गुणा +0 और 4 का 1 में गुणा +4। ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ इसको हल कीजिए, कितना आएगा। 3 3 6, 7 में तो 6 गया 1, तो यहाँ लिख दिया 1। ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा, ये भी 0, तो ये मिल गया 0 0। ये कितना मिलेगा 4 3 7, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, अच्छा 4 में से 3 घटा दीजिए 1 आएगा और ये हो गया 0। इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। आप लोग हल कर सकते हैं, इसका मान भी 0 आएगा और इसका मान 1 आएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार का एक आव्यूह प्राप्त हो रहा है। ये एक तत्समक आव्यूह है और तत्समक आव्यूह का मतलब है, तत्समक आव्यूह का मतलब हमें कितना लाना था। देखिए इन सब में से 1 का मान ले करके अगर लिखते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, सब में से हमने 1 का मान लिया। क्यों का मान लिया, का मान तो ले नहीं सकते, फिर भी 1 का मान ले रहे हैं क्योंकि हमें इतना अगर प्रूफ करना है तो इतना करने के लिए कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे इस 1 के स्थान पर हम इस सारणिक 1 के मान को 1 लिख दें, यानी 1 का मान लिख दें सारणिक 1, तब जाकर के हमको सारणिक ए मिलेगा और आइडेंटिटी ये कॉमन लेने पर वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा कॉमन लेने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर वैसे ही लिखे रहेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब समझिए आप 1 का मान कितना है। जैसे हमने देखा सारणिक ए का मान 1 है, तो 1 का मान सारणिक ए, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं सारणिक ए और इनटू यहाँ पर क्या बनेगा आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है ना, तो इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब अगर प्रूफ हो गया तो अब हमें एक चीज़ ज्ञात करना है, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, आपको लगाना है ए इनवर्स का फार्मूला हमने अभी निकाला है, ए टी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए से डिवाइड करना है। तो ए टी जे ऑफ ए का मान कितना है, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर। इसी में आप 1 का डिवाइड करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा, यानी कि ए इनवर्स का मान यही होगा। ठीक, तो आप समझ गए हैं, तो इसको ए इनवर्स को लिख सकते हैं इतना ही। तो इसको नोट कीजिए, तो मैं अभी इसको हल कर देता हूँ। नोट कर लिए, ठीक है, चिंता टे लो, मैं तो मिटाता हूँ। ये यहाँ तक कंप्लीट किया और इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ऊपर। ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, तो देखिए ए इनवर्स के लिए फार्मूला, चूँकि ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए सारणिक ए। अब मान रखेंगे तो ए डी जे ऑफ ए का मान कितना है जी, 7 -3 -3 -1 +1 0 -1 0 1। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, चूँकि ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए अपान में सारणिक ए बराबर, यहाँ पर ऐसे लिखा है। अब बटे में क्या रहेगा वो नीचे लिखना पड़ेगा। ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए, ये बराबर इतना, अब बटे में 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे ही। ये आ गया हमारा आंसर 7 -3 -3 -1 0 -1 0 1। ये ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए।